Today's episode is a must for all those who believe that yes, I do care. Welcome, dear viewers, to the new episode of Conversation with Supriya. If I talk about 2020 report of World Health Organization, every year nearly 2,87,000 women they die following the pregnancy. Every 7 seconds a woman dies or there is a stillborn. ऐसा क्यों है? But I believe it is because of the lack of awareness. हम बहुत कुछ सुनने के बाद भी नहीं सुनते हैं और बहुत कुछ देखने के बाद भी नहीं देखते हैं. So, to make us aware and to give us an informative session on a healthy pregnant life, we have today with us Dr. Anuradha Agrawal, who is a gynecologist and a highly experienced faculty. So let's start the show. Welcome to the show, ma'am. So this is for you. Thank you so much. Thank you for calling me. So ma'am, let's begin finally. सबसे पहला क्वेश्चन डेफिनेटली आपके प्रोफेशन से ही रिलेटेड मैं पूछूंगी. लाइक आफ्टर योर क्लास 12th आप अपने MBBS के लिए गए होंगे, आपने अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करा होगा. तो एक स्टेज ऐसा आता है लाइक आफ्टर अ ईयर और समथिंग व्हेन यू हैव टू चूज योर एक्सपर्टीज कि आपको एक हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है या मे बी आपको रिलेटेड टू यू कैन से आई डोंट हैव वर्ड्स टू से बट अलग अलग फील्ड्स रहते हैं, है ना. आपने चूज करा टू बिकम अ गायनेकोलॉजिस्ट. सो व्हाई? देखिए क्या होता है, अपने जैसे MBBS क्लियर किया फिर आपको एग्जाम देना होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, प्री PG एग्जाम. तो वो आप फाइट करते हो, उसमें आप सेलेक्ट होते हो, उसमें जो आपकी रैंक होती है वो डिसाइड करती है कि आपको क्या ब्रांच मिलेगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ योर रैंक. सो आई एम लकी एनफ कि मुझे राजस्थान में 12th रैंक मिली थी. तो पहले मैंने रेडियोलॉजी का सोचा था बट एनी हाउ जनरल कैटेगरी में होते हुए मेरी रैंक थोड़ी पीछे चली गई थी. तो रेडियो की मुझे मन चाहिए जगह चाहिए थी वो नहीं मिली थी. सेकंड मेरा ऑप्शन गायनी था बिकॉज आई लव चिल्ड्रन. आई फील कि मैं प्रेगनेंसी वाली जर्नी को अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ पेशेंट की. तो फिर मैंने ऑब्स्टेटिक्स चुना. ओके राइट. चूज करने के बाद सबसे बड़ा मेजर चैलेंज आपने क्या फेस करा? देखिए वो लाइफ का ऐसा पार्ट होता है कि आपकी मैरिज भी होती है, आपको फैमिली भी प्लान करनी होती है, आपको पढ़ाई भी करनी होती है. पहले आपको 3 साल PG करना होता है. okay. वो तो एक अपना प्रॉपर्ली डेडिकेटेड वर्क होता है. वो 3 साल आपको PG की डिग्री के लिए ही देने होते हैं. उस बीच में कभी कभी आपकी फैमिली लाइफ भी चलती रहती है तो वो भी आपको मैनेज करनी होती है. उसके बाद आता है आपका कि जब आप फील्ड में आते हो आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट होती है, तब आपको फैमिली और प्रैक्टिस दोनों को मैनेज करना होता है. तो चैलेंजिंग होता है. ऑब्स्टेटिक्स तो ब्रांच ही ऐसी है कि आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसीज फेस करनी होती है और उसमें इमरजेंसी होती है. पर अगर आप अपने वर्क के लिए पैशनेट हैं तो आपको वो अच्छा लगता है. तो फैमिली और वर्क के बीच में एक ऑब्स्टेटिशियन को हमेशा बैलेंस तो बना के चलना ही होता है. तो चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे आए हैं. जब बच्चे छोटे थे कभी बच्चे को रोता हुआ छोड़ के जाना, कभी आपकी फैमिली कहीं जाने के लिए रेडी है और आपके उसी वक्त ऐसी इमरजेंसी आ गई कि आपको जाना ही पड़ेगा तो उनको बोलना कि आप चलो मैं आती हूँ. फैमिली का सपोर्ट, कभी बच्चों की केयरिंग, कभी घर पे बच्चे अकेले हैं, कभी आपको नाइट में जाना हो रहा है, कभी केयर टेकर छुट्टी पे है. ऐसे करके चैलेंजेस तो बहुत होते हैं और लाइफ उसके साथ साथ चलती रहती है. राइट. सबसे मेजर तो यही होता है दैट हाउ यू बैलेंस योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल. वो शायद हर इंडिविजुअल के साथ में रहता ही है. बट रियली लाइक टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स. तो फिर बोलते हैं ना कि उस टाइम तो भगवान डॉक्टर ही दिखता है जब आप ऐसी क्रिटिकल पोजीशन में होते हैं. एंड यस, मतलब हमको जस्टिस भी करना चाहिए. नाउ मैम, लाइक इफ यू टॉक अबाउट योर पर्सनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ की बात करते हैं. सो एज चाइल्ड नो हमारे कुछ फेवरेट गेम होते हैं. हम क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, हाइड एंड सीक खेलते हैं, बहुत सारे गेम्स होते हैं. और ये जो अपने हम कॉपी करके जो हम गेम्स खेलते हैं जैसे कि डॉक्टर खेलना, घर घर खेलना, आप कौन सा गेम खेला करते थे? देखिए मैं बेसिकली झालरापाटन से हूँ. तो छोटी सिटी है, बचपन तो ज़्यादातर खेलने में ही निकला है. तो छुपन छुपाई और वो राजा मंत्री चोर सिपाही और कुछ इजी 4 और बाकी तो स्कीपिंग जंपिंग ऐसे ही गेम्स ज़्यादा खेले हैं.
ओके, तो ऐसा नहीं था कि लाइक बचपन में आपने बोला था या बचपन से आप बोलते थे आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर और समथिंग? हाँ, मेरा जब से मैं समझदार हुई हूँ, मतलब समझ ली जब मैं 5-6 क्लास में थी, तब से मेरे अंदर था कि मुझे डॉक्टर बनना है। कैसे था वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बिकॉज मैं एक मिडिल क्लास जॉइंट फैमिली से हूँ। मेरी फैमिली में मेरे से पहले इवन कोई रेगुलर स्कूल भी जाके कॉलेज जाके नहीं पढ़ा है। मेरे चाचा बुआएं सबने प्राइवेट स्टडी करी है। मैं 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी हूँ, ठीक है। ओके। बट कहते हैं कि बस आप सोच लेते हैं तो शायद सब चीज़ें आपके साथ साथ चलती रहती हैं। मुझे डॉक्टर बनना है, पर मुझे रास्ता नहीं पता था। पर मेरे फ्रेंड्स और मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, तो मुझे रास्ता भी मिलता गया और मैं पढ़ाई भी करती गई। मेरे दोनों पेरेंट्स सिर्फ 8th क्लास पास हैं, पर 8th क्लास तक तो मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट ही थी। फिर मुझे मेरी 2 फ्रेंड्स बहुत अच्छी मिली, हमने 9th-10th में अच्छी पढ़ाई करी। एनी हाउ 10th में बहुत अच्छी परसेंटेज बनी, 3 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन आया। तो जो वहाँ की छोटी जगह है, सब टीचर्स आके पापा को बोला कि अरे आपकी बेटी तो बहुत अच्छी है पढ़ने में, आप इसको पढ़ाओ ऐसे ऐसे। तो पापा तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। फिर मुझे कोएड स्कूल में एडमिशन, जो अपनी फैमिली की पहली लड़की थी जो कोएड में गई, साइंस क्योंकि वही थी, बायो लिया, फिर पढ़ाई करी। फिर उसके बाद का चैलेंज कि कोटा आना। अब फैमिली में कोई भी कभी कहीं गया नहीं है, तो फ्रेंड्स के साथ उस वक्त फ्रेंड का सपोर्ट मिला। एक फ्रेंड के फादर JEN थे, हम तीनों को यहाँ आना था, तो वो रास्ता भी मिलता गया, फैमिली का सपोर्ट भी चलता गया, कोटा में भी रहे। फर्स्ट ईयर थोड़ा होम सिकनेस, क्योंकि कभी कहीं घर से बाहर रहे नहीं है, तो फर्स्ट ईयर थोड़ा होम सिकनेस में और एडजस्टमेंट में, क्योंकि आप एक हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, एक छोटी जगह पढ़े हैं, आपने कभी कोई इतना कंपटीशन फेस नहीं किया है, तो एक हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम, यहाँ कोचिंग में आके पढ़ना, यहाँ का माहौल, तो 1 साल आप कहिए उसमें मुझे बैलेंस होने में लग गया। फिर मैंने नेक्स्ट ईयर वापस कोटा, उसमें ही मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया। अदरवाइज इतनी छोटी जगह का माहौल ऐसा नहीं होता कि आप बार बार पढ़ाओ तो छोड़ो, और ऊपर से आप सबसे बड़े हो घर में, 5 भाई बहनों में सबसे बड़े हो, तो शादी का भी प्रेशर रहता है। पर मैं कहूँगी आई एम लकी एनफ कि मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझ पर कोई प्रेशर ना, इवन मेरी छोटी बहन की शादी मुझसे पहले हो गई क्योंकि मैं MBBS कर रही थी। तो फिर मैंने 1 साल और ड्रॉप किया, फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं कहूँगी कि मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ कि मुझे इतने अच्छे फ्रेंड्स और इतनी अच्छी फैमिली मिली कि मुझे हमेशा उनका सपोर्ट मिलता गया और मैं आगे बढ़ती गई। ग्रेट मैम, देखिए ये तो हमेशा रहता है फैमिली सपोर्ट। मतलब अगर मैं बोलूँ अभी तक मैंने जितने भी पॉडकास्ट लिए हैं, हर एक ने ये स्टेटमेंट तो जरूर दिया है, बाय डिफॉल्ट दिया है। बाय डिफॉल्ट, क्योंकि देखिए जब मैं PMT के लिए कोटा आने वाली थी, मेरी मदर की सर्जरी हुई थी स्टेक्टमी, आप समझ लीजिए कितने 28 ईयर बैक। तो अब मदर की सर्जरी है, आप घर में सबसे बड़े हो, कौन घर संभालेगा? तो मेरी छोटी बहन ने घर संभाला और मैं पढ़ने के लिए आई। तो ऐसी चीजें हैं जो आपको कहीं दिखती नहीं है, पर उनके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। नाउ मैम, लाइक यू आर अ गायनेकोलॉजिस्ट, इजंट इट? आपका ये फील्ड है एक्सपर्टीज का, और बहुत साल हो गए आपको तो इस फील्ड में। यस। तो एक गर्ल की लाइफ में वो क्रूशियल एज कौन से होते हैं, वो कौन सी प्राइम एज होती है जिसमें कुछ चेंज ओवर आता है, कि मे बी एट द एज ऑफ 5 years, 10 years, 14 years, 21 years, 54 years, उस पर अगर आप थोड़ा सा बता पाएं वो क्रूशियल एज कौन सी रहती है? फर्स्ट जो चेंजेस आते हैं वो 8 to 10 ईयर पे आते हैं, जिसको अपन प्यूबर्टी बोलते हैं, ठीक है। उस समय हार्मोनल डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ डेवलपमेंट होता है, जो भी आपके सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक वो डेवलप होती हैं। और गर्ल्स में जो मीनार के इसको बोलते हैं फर्स्ट टाइम माहवारी आना, पीरियड आना, वो भी 8 to 10 या 11 ईयर पे होता है। उस समय वो बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस फेस कर रहे होते हैं, तो वो उनकी लाइफ का बहुत क्रूशियल टाइम होता है, और उनकी मदर के लिए बहुत क्रूशियल टाइम होता है, क्योंकि उनको वो हार्मोनल इम्बैलेंस का मैनेज करना, मूड स्विंग्स मैनेज करके चलना होता है। उसके बाद का टाइम आता है आपकी प्रेगनेंसी का, मोर और लेस 25 से 30 ईयर के बीच में। तो प्रेगनेंसी में आप रेगुलर डॉक्टर के फॉलोअप में रहते हैं, तो आपका वो स्मूथली निकल जाता है। उसके बाद हम चलते हैं तो 40 से 45 ईयर के बीच में आपका पेरीमेनोपॉजल पीरियड आता है। उस समय वापस आपके हार्मोनल चेंजेस शुरू होते हैं, पीरियड्स डिस्टर्ब होते हैं, वेट गेन होता है, मूड स्विंग्स होती है, किसी को अब फाइब्रॉइड्स होते हैं, वो चीज़ें अपने को धीरे धीरे डिटेक्ट होती हैं। तो उस समय भी आपको रेगुलर फॉलोअप में रहना ज़रूरी होता है। अब हमारी सोसाइटी में क्या ट्रेंड है, एक बार पीरियड चला गया तो बोलो हमें तो डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा तो पीरियड चल। वो एक बहुत सही नहीं है, क्योंकि कुछ बीमारियां जीवन के उसी पड़ाव पे होती हैं। तो आपको इवन 40 के बाद तो हर साल डॉक्टर के
टच में रहना चाहिए, कुछ रेगुलर टेस्ट हैं वो कराने चाहिए, जिनसे कुछ लोग बचना चाहते हैं। जैसे आप समझते हैं फीमेल सोचती है कि मैं फैमिली का सेंटर हूँ, उसको पता होता है, पर वो अपने आप को ही नेग्लेक्ट करती है। कभी वो उसको जब बहुत बीमारी हो जाएगी, कुछ इमरजेंसी रहेगी, तभी वो हॉस्पिटल जाना चाहती है। उससे पहले वो सोचती है कि मुझे ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। 40-45 के बाद आपको रेगुलर चेकअप होना चाहिए, है ना। अगर आप नहीं करेंगे तो आप उस स्टेज में पहुंच जाएंगे जहां हम बीमारी को रिवर्स, आपकी डिजीज़ को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जैसे फीमेल में अभी भी ब्रेस्ट कैंसर के लिए अवेयरनेस बहुत कम है, सर्वाइकल कैंसर के लिए अवेयरनेस बहुत कम है। तो इनका पता लगाना बहुत ही आसान है। ब्रेस्ट कैंसर का पता आप लगा सकते हैं, आप हर महीने जैसे आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो आपको बताएगा कि आपको कैसे एग्जामिन करना होता है। हर मंथ पेशेंट या लेडी इटसेल्फ खुद ही अपने आप को एग्जामिन कर सकती है, और साल में एक बार उसको डॉक्टर को दिखाना होता है। इतना सा करके आप इतनी बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। दूसरा मोस्ट कॉमन कैंसर होता है सर्वाइकल कैंसर, जो कि 45 के बाद ही होता है। उसके लिए भी क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट है पैप स्मीयर। वो आपको बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, 2 मिनट लगते हैं। आप जब भी जाएंगे गायनी के पास, वो जरूर एडवाइस करेगी। वो अगर आप करा लेते हैं तो आपको पता लगता है कि आपको 10, 12, 15 साल बाद कोई बच्चेदानी के मुंह का कैंसर या सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना तो नहीं है। वो भी बहुत आसान टेस्ट है। अच्छा, तो ये वाला जो आपने बताया पैप स्मीयर वाला, इसमें हमको पहले ही हम डायग्नोस कर पाते हैं Yes. कि ये होने के चांसेस हैं इन फ्यूचर। यस, ओके। तो वो हमें साल में एक बार करके 2-3 बार 3 इयर्स तक करते हैं। उसके बाद 3 साल में एक बार आप उसको 70 ईयर की एज तक कर सकते हैं। तो इतनी छोटी सी प्रोसीजर से आप बहुत ही बड़ी बीमारी से बच सकते हो, जिसके कई बार लक्षण भी नहीं होते हैं। और जब तक कोई लक्षण आता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तब तक आपकी बीमारी वो उस स्टेज में पहुंच चुकी होती है कि उसको सर्जरी से भी ठीक करना मुश्किल होता है। उसका सिर्फ रेडियो कीमोथेरेपी का ही ट्रीटमेंट होता है। तो इन चीज़ों की अवेयरनेस सोसाइटी में लाने के लिए हम लोग कैंप्स भी करते हैं, गाइड भी करते हैं, और ये जरूरी है। राइट मैम, नहीं ये बहुत ही बड़ी चीज आपने बताई। इवन आई वाज नॉट अवेयर, मतलब मुझे भी नहीं पता था कि पैप स्मीयर टेस्ट में ये चीज होती है। तो यही मैं कह रही हूँ, देखिए लैक ऑफ अवेयरनेस, ये हमारी कंट्री में क्या हमारे वर्ल्ड में भी आई विल से इसकी कमी बहुत ज्यादा है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट मेनार्के, जो फर्स्ट पीरियड होता है इन द लाइफ ऑफ अ गर्ल, इसका टाइम पीरियड कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया, आपको ऐसा लग रहा है? बिकॉज अभी आपने जो टाइम बताया, यू सेड अराउंड 11 years इन समथिंग, 8 to 11 के बीच में। बट इफ आई गो बैक, तो मुझे ध्यान है इट यूज्ड टू बी समवेयर 14-15 समथिंग लाइक दैट, इफ आई एम राइट। तो ये मतलब 3-4 साल पहले हो जाना, ऐसा क्यों? दिस इज इफेक्ट ऑफ दिस मोबाइल एरा, यू कैन से। ओके, इसको प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहें या एज शिफ्ट होना कहें, क्योंकि बच्चे आजकल छोटे से ही वो सब देखने लग गए हैं। वैसा एनवायरनमेंट हो गया है, वैसी उनकी कंपनी हो गई है, और मोबाइल से आप इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि ये चीज़ें बहुत जल्दी, जो चीज़ें बच्चों को थोड़ा लेट पता लगनी चाहिए, वो बहुत जल्दी ही पता लगने लगी हैं। इसकी वजह से हार्मोन डेवलपमेंट जल्दी होने लगा है, और वो एज आपकी 14 से 11 पे शिफ्ट हो चुकी है। राइट, तो ये एक बहुत रीजन है। इवन फूड हैबिट मैम, फूड हैबिट्स का भी, फूड हैबिट्स, यस, क्योंकि आजकल बच्चे सब्जी और ये सब खाना पसंद ही नहीं करते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फिजिकल और मेंटल दोनों ही चीजें आपके हार्मोन डेवलपमेंट को इफेक्ट करती हैं, तो वो दोनों ही कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ओके, तो सो लाइक इफ वी से कि अगर हमको कंट्रोल करना हो तो यस वी कैन। अगर हम अपने बच्चे को ठीक से गाइड करते हैं, हम ठीक से उसको खाना वाना मतलब प्रॉपर देते हैं, वी डोंट गिव टू हैवी फूड, ऑयली या जंक फूड अगर हम ना दें, तो डेफिनेटली ये जो एज 11 years में आ चुकी, तो मे बी शायद वो 12-13 तक जा सकती है। हाँ, जा सकती है, अगर आप प्रॉपर ध्यान रखें बचपन से ही। और जो ट्रेंड है उसको चेंज करना, आपको घर पे भी चेंज करना होगा, आपको उसके फ्रेंड्स में भी देखना होगा। तो अगर आप थोड़ा पर्सनली ध्यान दें, मोबाइल भी बच्चे को बहुत ज्यादा नहीं दें, क्योंकि उसके वो वीडियो एक्सपोजर और वो सब बहुत ज्यादा होते हैं। तो मे बी आप अपने बच्चे के लिए तो हेल्प कर ही सकते हैं। So as a mother, not as a mother I'll say, as a family, because everybody is involved. तो वो जो टाइम होता है, that is the first time, right? और आप इतने छोटे हो, I'm just taking for example 10 years old girl, right? तो as family आपको क्या सपोर्ट देना चाहिए उस बच्चे को उस टाइम पे जो ऑलरेडी इतने सारे हार्मोनल चेंजेस फेस कर रहा है? इट इज समथिंग हैपनिंग फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ। यस, तो फैमिली का सपोर्ट और रोल बिल्कुल होना चाहिए। उस पे आप क्या चाहते हैं, मतलब क्या बोलना चाहेंगे आप उसके? देखिए, एज अ मदर
आजकल तो यही रहता है कि जब 8 ईयर, आजकल स्कूल भी इस बारे में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, वो भी अपने स्टूडेंट्स को, गर्ल्स स्टूडेंट को इस बारे में एजुकेशन देते हैं, मीनार के या फर्स्ट पीरियड के बारे में। एज ए मदर आपको जब आपकी बेटी 8 साल की होती है तभी से उसको उसके बारे में, फर्स्ट पीरियड के बारे में थोड़ा थोड़ा समझाना शुरू कर देना चाहिए। हमेशा उससे बैठ के बात करनी चाहिए। आपके बच्चे को ऐसा लगना चाहिए कि जब मेरी फैमिली ही मेरी प्रायोरिटी है। अगर आप उससे सिर्फ क्या खाना है क्या पीना है इतना से कनेक्शन रखेंगे तो वो आपसे इतना अटैच नहीं हो पाएगा। तो आपको उसको सपोर्ट देना होता है। हर दिन में आप 10 मिनट बच्चे के लिए निकालें, 15 मिनट निकालें। अगर आप वर्किंग है तो आप उससे कनेक्टेड रहें। तुमने सुबह से क्या किया, क्या खाया, क्या पिया, तो वो बच्चा आपसे हमेशा कनेक्टेड रहता है। बॉन्डिंग जिसको बोलते हैं, तो वो एक प्रॉपर होनी चाहिए। वो आजकल बहुत कम हो गई है क्योंकि सब वर्किंग रहते हैं, सब अपने थोड़े थोड़े टाइम के मिलते हैं, खाना खा लिया, स्कूल हो गया, होमवर्क हो गया। आई थिंक दैट्स इट। इससे ज़्यादा शायद बॉन्डिंग धीरे धीरे वो कम होती जा रही है। तो आपको वो चीज़ अगर आप 15 मिनट्स भी देंगे तो आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो आप एक जो इमोशनली अपनी डॉटर से जो कनेक्टेड रहेंगे वो आपके लिए इस टाइम को मैनेज करने के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। आप उसको छोटे से ही समझाना शुरू करें कि ये कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि बच्चे डर जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि ये एक फीमेल के लिए नॉर्मल चीज़ है और ये होना, पीरियड होना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी फीमेल होने की परिपूर्णता के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप उसको पॉजिटिव वे में फीड करेंगे तो बच्चा कभी भी उससे डरेगा नहीं और उसको वो नॉर्मली लेगा। थोड़ा आप उसको पेन के बारे में बता के रखें, पीरियड पेन, क्योंकि वो इधर उधर से सुनते हैं तो डर जाते हैं, पेन होगा, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। राइट। तो आप उसको समझाएंगे कि थोड़ा पेन होता है क्योंकि ये यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए होता है। तो हम हैं, हम सपोर्ट करेंगे, हॉट वाटर बैग देंगे, देखेंगे, कभी कभी मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे अगर बच्चा इमोशनली सपोर्टेड चलेगा तो वो घबराएगा नहीं और वो उस पीरियड को आसानी से पास कर लेगा। राइट, मीन्स दैट इज अ टाइम यू आर टोटली कंफ्यूज्ड, आपको आधी चीजें तो समझ में आती नहीं है। अब मैं इसी पे क्वेश्चन ये पूछूंगी कि आपको क्या लगता है कि कितनी फैमिलीज में प्रेजेंट डे आपके पास कई सारे पेशेंट्स आते होंगे, कई सारे मदर्स आती होंगी, तो आपको क्या लगता है कि कितनी फैमिलीज में ये चीजें ओपनली डिस्कस हो पाती हैं और कितनों में नहीं हो पाती हैं? हाँ, बहुत ओपनली तो कहिएगा कि शायद मैं कह सकती हूँ 20-30% लोग ही बहुत ओपनली जो अभी जिस एनवायरनमेंट में अपन रह रहे हैं डिस्कस कर पाते हैं, क्योंकि अभी भी वो छुपते हैं, बचते हैं, चलते हैं। अभी भी वो सब ट्रेंड जो चल रहा है कि किचन में नहीं जाना है, सेपरेट रहना है, तो गर्ल्स फील शाय दैट टाइम कि अरे ये क्या हो गया। तो वो इसलिए ओपनली डिस्कस नहीं करते हैं। बट अगर एक मदर ही शुरुआत करे अपनी बेटी से बात करने का, तो फिर अगर पूरी फैमिली धीरे धीरे इन्वॉल्व हो जाती है और उसको आप स्टार्टिंग से वो एनवायरनमेंट दो, आप एक दो जनों के सामने, फैमिली के सामने, इवन फादर के सामने बैठ के भी उससे बात करेंगे तो उसकी वो शाइनेस धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो उसको भी लगेगा कि हाँ ये एक नॉर्मल चीज है और सब कनेक्टेड रहेंगे। पर हाँ, सोसाइटी में तो इसके लिए अभी बहुत करना बाकी है। नहीं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। ये एक बेसिकली एक सोशल टैबू, एक स्टिग्मा और शेम जो वर्ड आपने यूज करा, डेफिनेटली ये आज भी प्रेवलेंट है हमारी सोसाइटी में और बहुत सारी डोंट्स हम लगा देते हैं इस चीज के साथ में। अब मैंने ये भी देखा है कि हमारी कंट्री में कई सारी जगह तो इसको सेलिब्रेट भी करते हैं। इट इज सेलिब्रेटेड आल्सो एज अ बिग डे इन द लाइफ ऑफ अ गर्ल। सो दैट इज व्हाट इट्स ऑल अबाउट, द बिगिनिंग स्टेज। अब एक हेल्दी मेंस्ट्रुएशनल साइकिल के साइंस क्या होते हैं, मतलब हाउ आई विल नो कि ठीक है कि जो भी वट एवर चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन माई बॉडी इन अ पर्टिकुलर मंथ बिल्कुल परफेक्ट है, उसके सिम्टम्स, उसके साइंस क्या रहते हैं? देखिए, योर पीरियड्स, आपके जो पीरियड है वो रेगुलर होने चाहिए। अगर पीरियड का ड्यूरेशन 22 डे से 35 डे के बीच में है तो वो एक रेगुलर पीरियड कहलाता है। ब्लीडिंग फ्लो जो होता है वो 2 डेज से 8 डेज तक है तो वो नॉर्मल कहलाता है। अगर आपको माइल्ड पेन है तो वो नॉर्मल है ना। कभी कभी किसी को सीवियर पेन भी होता है कि उनको कोई टैबलेट लेनी पड़ती है, पर वो नॉर्मल होता है क्योंकि सबकी बॉडी, सबके हार्मोन्स अलग अलग होते हैं। तो पीरियड ब्लड फ्लो 3 to 4 डेज से 8 डेज होना, आपके पीरियड के इंटरवल 22 से 35 डेज के बीच में होना और माइल्ड पेन होना, ये नॉर्मल है। ब्लड फ्लो कितना होना चाहिए पर डे, अगर आप पैड्स यूज करते हैं तो 4 to 5 पैड्स नॉर्मल है। राइट। अगर 6 पैड से ज्यादा होते हैं तो हम उसको हैवी फ्लो कहते हैं। फिर आपको कंसल्ट करना चाहिए जस्ट टू नो कि क्या रीजन है। ओके, ग्रेट मैम। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एवरीबॉडी शुड नो कि दिस इज द टाइम पीरियड और इतना नॉर्मल होता है, दिस इज नॉट समथिंग विच हमको जाना चाहिए अपने डॉक्टर के पास में। अब नाउ लाइक मैम वी टॉक अबाउट आवर लाइफ, राइट, स्पेशली एट द टाइम ऑफ मैरिजेस। मतलब मैंने देखा है कि ठीक है कई चीज़ें होती हैं वी डू नोइंगली अननोइंगली, है ना,
तो कुछ वाइटल इंफॉर्मेशन विच अ गर्ल मस्ट गेट, कि आपको पता होना चाहिए कि व्हेन यू आर प्रेग्नेंट दिस इज समथिंग विल डेफिनेटली हैपन टू यू. उसको ये ना लगे कि दिस इज समथिंग फर्स्ट इन अ लाइफ. लाइक आई विल गिव यू माय ओन एग्जांपल. ऑलराइट, सो लाइक व्हेन माय चाइल्ड वाज बोर्न, आई नेवर न्यू कि बच्चा रात भर सोता नहीं है. अच्छा. And then I went crazy after that. And like for 1.5 hour, and like मेरे लिए sleep is very important to refresh myself. I stopped thinking, मतलब मेरा दिमाग चलना कम हो जाता है अगर मेरे को proper sleep नहीं मिलती है. तो मैं तो पागल हो गई थी 1.5 साल के लिए. मतलब I never thought about it कि it's something like this. तो वो चीज़ें मुझे लगी अपने लाइफ में कि ये 4-5 चीज़ें हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए. Being a woman, being a man, whatever it is. तो अगर 4-5 चीजें जो आपको भी लगता है कि यस यू मस्ट नो बिफोर यू गेट मैरिड और बिफोर यू बिकम अ मदर. सो मैम आई जस्ट वांट कि कुछ यूजफुल टिप्स अगर आप हमारे साथ शेयर कर पाएं अबाउट दिस. देखिए, ऐसा है, हेल्दी बॉडी कीप्स हेल्दी प्रेगनेंसी. अगर आप मैरिज, शादी आपकी हो गई है और आप इस स्टेज पे आ गए कि अब आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है, तो उसके कुछ 2-3 मंथ्स पहले ही आप जाके गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, क्योंकि कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो आपको प्रेगनेंसी के कुछ समय पहले से ही आपको पता होने चाहिए कि आपकी बॉडी उसके लिए नॉर्मल है. आपका थायराइड स्टेटस आपको पता होना चाहिए, आपके शुगर लेवल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी से पहले अगर शुगर है तो बच्चे में अबनॉर्मलिटी आने की रिस्क रहती है. थायराइड भी बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे रहना चाहिए. एक थैलेसीमिया का टेस्ट आजकल, जो कि किसी के भी लाइफ टाइम में एक ही बार होता है, यह पता करने के लिए कि आपको थैलेसीमिया माइनर तो नहीं है. थैलेसीमिया माइनर एक जेनेटिक ब्लड फॉर्मेशन का डिफेक्ट है. इसमें आपका हीमोग्लोबिन 8 से 10 ग्राम के बीच में ही रहता है. और उसमें इशू ये है कि अगर आपको थैलेसीमिया माइनर है तो आपके हस्बैंड का भी आपको पता होना चाहिए. अगर उनको भी थैलेसीमिया माइनर, कभी कभी ऐसा निकलता है कि आपको कपल्स में डिजीज निकल जाती है, तो अगर वाइफ को थैलेसीमिया माइनर आ रहा है तो मेल का भी कराना होता है आपको. अगर दोनों को थैलेसीमिया माइनर है तो किसी भी बच्चे को थैलेसीमिया मेजर आ सकता है. वो बच्चे सर्वाइव नहीं करते हैं, उनको हर महीने ब्लड लगता है और उनकी लाइफ बहुत लॉन्ग नहीं होती है. और ऐसे केसेस आजकल डिटेक्ट होने लगे हैं क्योंकि हम थैलेसीमिया टेस्ट रूटीनली कराने लगे हैं. तो जब हस्बैंड का कराते हैं वो भी निकलते हैं. और फिर प्रेगनेंसी अगर उनको अननोविंगली हो जाती है तो आप प्रेगनेंसी में बच्चे का टेस्ट कराते हो, या नोविंगली भी अगर आप दोनों थैलेसीमिया माइनर के पेशेंट हैं, और तो आपको जब प्रेगनेंसी होती है तो 3 मंथ पे 2 से 3 महीने के बीच में एक जेनेटिक टेस्टिंग होती है. उससे आपको पता लगता है कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर तो नहीं है, क्योंकि उसके 25% चांस होते हैं. अगर उस बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है तो हमें उस प्रेगनेंसी को वहीं पे ही अबॉर्ट करना पड़ता है. तो ये कुछ चीज़ें जो आपको पहले से पता होनी चाहिए ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रहें. राइट. फिर आपको फॉलिक एसिड सप्लीमेंट पहले से स्टार्ट करना होता है, और विटामिन डी, ये 2 आपको पहले से स्टार्ट करने होते हैं. सिंपल एक फॉलिक एसिड की टैबलेट आपके बच्चे की बहुत सारे स्ट्रक्चरल डिफेक्ट से बचा सकती है ना. तो बहुत छोटी चीज़ें हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट. राइट. फिर प्रेगनेंसी की जर्नी स्टार्ट होती है तो आपको रूटीनली चेकअप में रहना होता है. 2 टिटनस के आपको टीके लगवाने होते हैं. आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स लेने होते हैं. रूटीनली आपको सोनोग्राफी करानी होती है. एक 3rd मंथ पे एंटी स्कैन होता है और उसके साथ एक डबल मार्कर टेस्ट होता है. वो आपको डाउन सिंड्रोम को रूल आउट करने के लिए होता है. उसके बाद एक 20 वीक्स पे एनोमली स्कैन होता है जो बच्चे की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी के लिए होता है. ये कराना बहुत ज़रूरी है. फिर आपकी प्रेगनेंसी जर्नी चलती रहती है. डिलीवरी के लिए आप डॉक्टर के कांटेक्ट में रहते ही हैं. तो आपको आपके डॉक्टर से गाइडेंस मिलती रहती है नॉर्मल, सिजेरियन, सबके बारे में. डिलीवरी के बाद भी आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होते हैं, जैसे बच्चे को ग्रो करना. फर्स्ट टाइम सबसे इम्पोर्टेंट होता है ब्रेस्ट फीडिंग कराना. एक तो लेबर पेन, चाहे नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन हो, पेन आपको रहता है उस वक्त. फीडिंग कराना, बच्चे के साथ सीखना, तो ये चीज़ें आप पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे होते हो. तो आप अगर इसके बारे में आपको पहले से थोड़ी नॉलेज होती है तो आप उसको गोज वेरी स्मूथली, बहुत स्मूथ जाता है. तो आपको कुछ ब्रेस्ट फीडिंग के टिप्स भी हम देते हैं प्रेगनेंसी के दौरान. बच्चा कैसे सोता है, कैसे जागता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे नाइट में ही जगे रहते हैं, वो दिन भर सोते हैं. तो हम रोज ही राउंड के टाइम पे, मैडम ये तो रात भर सोया नहीं. हमने कहा भाई ये तो होता ही है, 80% बच्चे तो रात में ही जगते हैं. तो ऐसे कर करके फीमेल धीरे धीरे सीखती रहती है और चलता रहता है. राइट मैम, राइट. मैम लाइक सपोज ब्रेस्ट फीडिंग की अगर हम बात करते हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग में एट टाइम्स ये होता है दैट मदर्स दे आर नॉट एबल टू फीड. तो उसमें एक छोटे से बच्चे को हम जैसे बाहर का दूध वगैरह पिलाते हैं, तो इज इट सेफ? नहीं,
बहुत टाइम के लिए नहीं, फर्स्ट 2 to 3 डेज के लिए वो सपोर्टिव हो सकता है। हालांकि अगर मदर मिल्क आप पिलाना शुरू करें रेगुलरली, हमारे हॉस्पिटल में हम ऐसा फॉलो करते हैं रूल कि विद इन 1 आवर, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन हो, हम ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा देते हैं। फर्स्ट Okay. मदर टच सबसे पहले, अगर ओटी में है, सिजेरियन हुआ है तो ओटी में ही स्टार्ट करा देते हैं। लेबर रूम में भी पेशेंट को शिफ्ट होने से पहले ही एक बार ब्रेस्ट फीडिंग करा दी जाती है। तो वो जो मदर बेबी टच होता है उससे सिक्रेशन बहुत जल्दी, ब्रेस्ट मिल्क जल्दी सिक्रीट होने लगता है और मदर और बेबी की बॉन्डिंग भी बहुत जल्दी बनती है। तो अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो जल्दी ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाता है और आपको एवरी 2 आवर के इंटरवल पे या ऑन डिमांड ब्रेस्ट फीडिंग करानी होती है। तो करानी हमेशा ब्रेस्ट फीडिंग ही होती है। सपोर्ट बहुत कम केसेस में, जब आपको लगे ब्रेस्ट मिल्क थोड़ा लेट डिले सिक्रीट हो रहा है, थोड़ा बच्चे के लिए अगर वो पूरा नहीं पड़ रहा है, बच्चे ने यूरिन पास नहीं किया है, सिर्फ कुछ कंडीशन में ही आपको टॉप फीडिंग, वो भी इनिशियल 2-3 डेज के लिए देना होता है, अदरवाइज ब्रेस्ट फीडिंग ही करानी होती है। ओके, तो उसमें भी लाइक काउ मिल्क प्रेफर करते हैं या फिर जो पैक्ड फूड मिल्क रहता है अपना, पैक्ड वाला ही फॉर्मूला right मिल्क ही one? प्रेफर करते हैं, बिकॉज काउ मिल्क का कंपोजिशन काफी अलग होता है। ओके, तो फॉर्मूला मिल्क हैज टू बी गिवन। काउ मिल्क देने से बच्चे को काउ मिल्क एलर्जी होने की पॉसिबिलिटीज भी आगे बढ़ जाती है। तो इनिशियल कुछ टाइम, जब आपको थोड़े ही टाइम के लिए जरूरत है, तो आपको फॉर्मूला फीड ही देना चाहिए। दैट इज द बेस्ट। ओके, राइट मैम। मैम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाइक आपके पास में पेशेंट्स आते होंगे, रेगुलर ही आते होंगे, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम, वो क्या होती है? एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम। प्रेगनेंसी में कंफ्यूजन बहुत रहता है पेशेंट को कि मुझे स्वेलिंग आ गई, मुझे मूवमेंट फील नहीं होने लगे हैं, मुझे कब से मूवमेंट फील होंगे। जैसे कुछ लोग उनको 3 मंथ से ही पूछने लग जाते हैं कि आपको कब मूवमेंट फील होंगे, जबकि मूवमेंट फील आपको 5 मंथ के बाद होते हैं। तो वो उसको लेके बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। अब 5 मंथ के बाद आपको पैरों में स्वेलिंग आने लग जाती है कई बार, तो वो उसको लेके परेशान हो जाते हैं। आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है इनिशियल, अगर आप बात करें इनिशियल 3 मंथ की, तो मूड स्विंग्स होता है, बहुत ज़्यादा नौजिया होता है, उसको लेके परेशान होते हैं। तो उनको समझा भी, ये आपको 3 मंथ तक रहेगा, फिर ठीक हो जाएगा, क्योंकि किसी पेशेंट में उसकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है। आपको मेडिसिन का भी सहारा लेना होता है, आपको कई बार इंजेक्शन का भी सहारा लेना होता है। तो उसके लिए वो परेशान रहते हैं कि अरे मैम हम तो बहुत परेशान हो गए हैं, खाना नहीं खा पा रहे हैं, घी की चौंक से भी वॉमिटिंग हो रही है। मैंने कहा भाई ये तो ऐसे चलेगा, आपको 3 मंथ ऐसे ही निकालने पड़ेंगे। फिर जैसे आगे प्रेगनेंसी चलती है, 4-5 मंथ पे आपको किक्स फील होते हैं, तो दे विल एंजॉय, वो उसको एंजॉय भी करते हैं। पर उस वक्त बच्चे की ग्रोथ की वजह से कुछ कमर दर्द होना, किसी को एसिडिटी होना, बहुत ज्यादा एसिडिटी बहुत सीवियर रहता है, बहुत ज्यादा हार्ट बर्न होता है, कुछ खा नहीं पाते हैं, चेस्ट पेन हो जाता है। तो कुछ लोग मेडिसिन के सहारे, कुछ लोग धीरे धीरे उसको समय को निकालते हैं, तो चल जाता है। राइट। अब मैम, अगर हम बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की, सो लाइक देयर आर मेनी पिल्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट, सो इज इट सेफ टू टेक देम? या जैसे आप होती कि रोज आप एक पिल खा लो, या कुछ समथिंग, कुछ ना कुछ रहता है कि जैसे अनवांटेड 72 तक होती है, दैट यू कैन हैव इट, सेक्स के आप 3 दिन के बाद तक आप उसको ले सकते हो। तो क्या वो सेफ होती हैं या फिर उसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी बॉडी पे होते हैं? देखिए, दोनों चीजें अलग हैं। अनवांटेड 72 इज अ डिफरेंट थिंग एंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज टोटली अ डिफरेंट थिंग। अगर हम बात करें अनवांटेड 72 की, तो वो उन लोगों के लिए है जो वंस इन अ वाइल, जैसे आपका हस्बैंड बाहर स्टे कर रहे हैं या कभी गलती से आपका अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया है, कुछ कॉन्डोम बस्ट हो गया, कुछ ऐसा इंसिडेंस हो गया है, तो आप वो टैबलेट ले सकते हैं। वो वंस इन अ वाइल के लिए सेफ है, ओके, बट वो रूटीन के लिए नहीं है कि आपने हर महीने खा ली, हर महीने में 2 बार खा ली। अनवांटेड 72 उसके लिए नहीं बनी है ना। अब बात करें कॉन्ट्रासेप्टिव, क्योंकि अनवांटेड 72 के भी अपने साइड इफेक्ट है, वो हाई डोज ऑफ हार्मोन है। आप उसको बार बार खाएंगे तो आपके पीरियड साइकिल बहुत लंबे टाइम के लिए डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो वो वंस इन अ वाइल के लिए बनी है कि आप एक्सीडेंट अगर आपके हो गया है तो आप उसको ले सकते हैं, है ना। विद इन 72 आवर्स आपको लेना होता है। अब अगर बात करें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की, तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आर टोटली सेफ अगर आपको 2 बच्चों में अंतर करना है। इवन अगर आपको पहली प्रेगनेंसी भी पोस्टपोन करनी है और आप चाहते हैं कि हमारा ये टाइम सेफली निकले, हम ये सब अनवांटेड 72 या एमटीपी किट खाने से बचें, तो आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी की कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अवेलेबल हैं, आपको उनसे साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। जो पहले जो आती थी माला डी, माला एन, उनसे आपको वेट गेन, मूड स्विंग्स, वो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते थे। अभी जो बिल्कुल नई 4th जनरेशन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं, उनसे साइड इफेक्ट नहीं है। इवन बहुत सारे पेशेंट लेते हैं और वो बहुत सेफली, आप 2 बच्चों में अंतर उससे 3 साल 4 साल बहुत आराम से कर सकते हैं, और आप ये अनवांटेड 72 और एमटीपी किट के जो साइड इफेक्ट है उनसे बच सकते हैं।
तो कुछ लोग बहुत सारे लोग ये लेने से डरते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ना लें, उनके साइड इफेक्ट हैं। तो ऐसा नहीं है, साइड इफेक्ट जो दूसरी दवाइयों के ज्यादा हैं, क्योंकि अगर एक्सीडेंट तो हो ही जाता है, अगर आपको एमटीपी किट खाना पड़ता है उसके साइड इफेक्ट ज्यादा है बनिस्बत कि आप सेफली 3 साल 4 साल आपको जो निकालने हैं वो आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के सहारे निकाल सकते हैं। आई मीन जैसे अब मे बी आप बोल लीजिए मिथ्स और मिसकंसेप्शंस रहते हैं, होता है कि स्किन खराब हो जाती है, आपके बाल खराब हो जाते हैं, आपके विजन को भी ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है। मतलब देखिए सुनी हुई चीजें हैं, जो कहीं से सुनी है, मैंने आपको पास ऑन करी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखिए हाँ, जो अभी नई क्लास की जो है फोर्थ जनरेशन, उनसे ऐसा कुछ नहीं है। जो पुरानी वाली थी डेफिनेटली उनसे साइड इफेक्ट थे, पर क्योंकि पुराने जमाने में फीमेल्स अवेयरनेस इतनी नहीं थी, वो इतनी बार बार हॉस्पिटल नहीं जाता था कोई दिखाने उनको, तो उनके लिए वो भी सेफ था। बार बार प्रेगनेंसी करने से अच्छा है कि आप खा लो। पर अभी की वुमेन के पास इतनी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल हैं कि वो आराम से सेफली इस इंटरवल को मैनेज कर सकती हैं। राइट। ओके मैम, सो वी हैव डिस्कस्ड लॉट मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज डेफिनेटली विच आर वुमेन शोल्डर्स। अब मैं बात करती हूँ एक मेल की। सो व्हेन अ मेल ही गेट्स मैरिड, है ना, हमारी एक्सपेक्टेशंस होती, बोलते हैं ना कि गर्ल्स भी ज़्यादा बोलती हैं, बोल के अपने इमोशंस बर्स्ट आउट कर लेती है। बट आई जस्ट थिंक अबाउट अ बॉय राइट हु हैज़ जस्ट गॉट मैरिड, जो शायद अभी फादर बना है, तो उसके अंदर क्या इमोशंस, उसके अंदर भी कोई ना कोई एंजाइटीज और वरीज तो शायद रहती होंगी, वो एक्सप्रेस नहीं करते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो अगर आप बताइए कि किस मेंटल स्टेटस के थ्रू वो लोग क्रॉस करते हैं, उस पर अगर आप कुछ बताएं। हाँ, आई थिंक मेल फील मोर रिस्पॉन्सिबल। जब अगर वो शादी होती है तो उनको लगता है एक तो नई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वाइफ फैमिली मैनेज करना, तो उनको मदर को भी और वाइफ को भी दोनों को मैनेज करना होता है। जब वो फादर बनने होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो फील करते हैं वो इमोशनल से ज़्यादा, आई थिंक कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा फील करते होंगे। क्योंकि जो कुछ लोग शेयर करते हैं हमसे, तो वो इमोशनली अटैच होते हैं, पर वो डरे भी होते हैं, हम बेबी की केयर कैसे कर पाएंगे, मैं उसको उठा पाऊंगा कि नहीं, और मैं इसके लिए क्या कर पाऊंगा। तो आई थिंक उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा फील होती है। ओके। सो लाइक मैम, इफ वी टॉक अबाउट द मेनोपॉज पीरियड, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, जैसे कि कई बार ना यूट्रस रिमूव जो किया जाता है, तो उसमें कई बार काफ़ी सारी फीमेल्स डिले करती हैं। जैसे डॉक्टर ने आपको बोला है कि ठीक है वी कैन गो फॉर दिस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, बट वो ट्राई करते हैं कि हम उसको अवॉइड करें, हम कुछ मेडिसिन ले लें, कुछ ले लें। सो आई डोंट नो वेदर इट्स राइट और रॉन्ग। तो ऐसे माना जाता है कि वंस द यूट्रस इज रिमूव फ्रॉम योर बॉडी, तो आपके अंदर जो फेमिनिज्म वाली क्वालिटीज होती है वो कुछ खराब हो जाती है, मतलब उसमें कुछ कमी हो जाती है, क्या होता है, मतलब कोई लॉजिक है या इट्स लाइक ऐसी कुछ बात है? देखिए क्या होता है, यूट्रस का तो कोई हार्मोनल कंपोनेंट नहीं है बॉडी में। यूट्रस के साथ जो ओवरीज होती हैं, 2 ओवरीज होती है, वो हार्मोन प्रोड्यूस करती है, तो वो फेमिनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ओवरीज। ज़्यादातर सर्जरी में क्या होता है, आप यूट्रस के साथ ओवरीज भी रिमूव करते हो, क्योंकि आगे जाके उनकी डिजीज बनने की पॉसिबिलिटी होती है, तो उससे आपका फेमिनिज्म थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। बिकॉज जो आपको 50 ईयर में या मीनोपॉज की जो आपकी एज आएगी, तब आपको वो स्लोली जो आपके चेंजेस आएंगे, सर्जरी के बाद वो सडनली हो जाते हैं, है ना। सर्जिकल मीनोपॉज हो गया, आपका पूरा यूट्रस ओवरी रिमूव हो गया, तो आपके हार्मोन एकदम शट डाउन हो गए, राइट। तो आपको वो सडनली फेस करना पड़ता है। तो थोड़ा सा तो आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बट ऐसा नहीं है कि अगर आपको वो जरूरत है तो आप 45 ईयर इज अ एज कि आपको उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको 35 ईयर में यूट्रस निकलवाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आपको ये सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उस एज में ओवरीज तो हम नहीं निकाल सकते हैं। Right. तो आपको जितना हो सके तब तक, अगर बहुत इमरजेंसी नहीं है तो हम उससे बच सकते हैं। 40-45 की एज तक अगर इमरजेंसी है या बहुत कुछ बड़ा फाइब्रॉइड है, कोई इंडिकेशन है कि हमें सर्जरी करानी है, तो आप सेफली करा सकते हैं। 45 के आसपास आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तब तक ओवरीज धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं। 50 की एज तक आते आते ओवरी का भी फंक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, तो तब निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 40 से बिलो में थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर आप या तो एक ओवरी छोड़ते हो अगर इमरजेंसी होती है, क्योंकि वो आपके जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है बॉडी में, वो ओवरी से प्रोड्यूस होता है, वो आपकी पूरी फीमेल बॉडी को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। राइट। तो 40-45 की एज तक आपको जरूरत है। ओके। सो इट्स नॉट बेसिकली यूट्रस, बट इट इज ओवरीज लाइक दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो आपके अंदर फेमिनिज्म होता है वो बेसिकली ओवरीज की वजह से होता है। ओके, राइट मैम। ओके, सो लाइक मैम, इफ यू टॉक अबाउट जैसे कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है, राइट, तो काफ़ी सारी रिपोर्ट्स मैंने देखी, WHO की देखी, इंडिया की देखी, तो वो भी ठीक है, पहले से काफ़ी नीचे आ चुकी है वो।
तो उसके मेन रीजंस क्या होते हैं? ऐसा क्यों होता है कि कुछ स्टिल बर्थ होते हैं या देयर इज अ वुमन हु डाइज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और फॉलोइंग द प्रेगनेंसी? मतलब मेन रीजन आपको क्या लगता है? मतलब आपका जो भी एक्सपीरियंस है, इतना रिच एक्सपीरियंस है, आउट ऑफ दैट आपको क्या लगता है कि ये एक रीजन है जिसकी वजह से ये चीजें हो रही है हमारी सोसाइटी में? देखिए, वैसे गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल डिलीवरी को प्रेफर कर रही है सिर्फ इसी मैटरनल मोर्टालिटी रेट को कम करने के लिए कि आपको होम डिलीवरी ना हो। सबसे देखिए, शहर में तो फिर भी ठीक है, जो आप आसपास गांव में छोटे जगह पे जाते हैं वहाँ पर लोग अभी भी ऐसे हैं जो फॉलो अप नहीं करते हैं। अगर उनको कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, ब्लीडिंग हो रही है, तो वो पास के एरिया तक भी नहीं पहुँच पाते हैं कई बार डिलीवरी के बाद पीपीएच हो जाता है। अब आपके पास इतना अच्छा सेटअप नहीं है, आप उसको रेफ़र करोगे, तो रेफ़र होते भी पेशेंट इतना ब्लीड कर जाती है कि कई बार वो नहीं सर्वाइव कर पाती है। तो ये चीज़ें आप प्रॉपर एक सेटअप में सीएचसी सेंटर पे आप एक बार फ़ॉलो अप करा के अपनी प्रेगनेंसी को, अगर आपकी हाई रिस्क है, तो आप उसको हॉस्पिटल डिलीवरी कराइए, फिर आप इन सब कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। जस्ट आपको लेबल करना होता है कि हमारी हाईएस्ट रिस्क प्रेगनेंसी तो नहीं है, पहले 2 सिज़ेरियन है, प्लेसेंटा प्रीविया है, बीपी है, तो उन लोगों को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए, उनको हॉस्पिटल में जाके ही डिलीवरी करानी चाहिए। इवन छोटे गाँव में, छोटे शहर पे, छोटी जगह पे नहीं करानी चाहिए। तो ये मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा कम से हो सकती है। अच्छा, मेन रीजन यही है कि हम राइट रेफरल, रेफरेंस हम सही मेंटोर या गाइड के पास नहीं पहुंच पाते हैं, है ना? हाँ, Okay. आपने देखिए, डिलीवरी ऐसी चीज़ है, आपने मान लो छोटी जगह पे भी हो गई, डिलीवरी हो जाती है। कई बार अगर मदर ब्लीड करने लग गई, पीपीएच जिसको बोलते हैं, कि बाद डिलीवरी के बाद यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता और उसको ब्लीडिंग होने लग जाती है। अब मे बी पहले से अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो वो पेशेंट बहुत जल्दी डाउन होने लग जाएगी। कभी-कभी सारी मेडिसिन देने के बाद भी वो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। अब आप उसको रेफर करेंगे, वो जाएगी, वो वहाँ पहुँचते-पहुँचते उसका हीमोग्लोबिन लेवल कितना होता है, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप पहले से ही प्रॉपर फॉलो अप में हैं, आपका हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन है, तो आपकी बॉडी उन कॉम्प्लिकेशन को थोड़े टाइम तक मैनेज कर सकती है। ओके, राइट। सो वही है, देखिए, मतलब बॉटम लाइन यही है कि हमको सही डॉक्टर के पास और सही हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी है। एंड जैसे आपने बोला कि प्रीवियस टेस्ट्स वो सारे करवाने बहुत ज़रूरी है। अगर हम एनीमिया की बात करते हैं तो आपके पास कितने पेशेंट्स होते हैं ऑन 10 जो एनीमिक होते हैं? 4 आउट ऑफ 10। इट्स वेरी कॉमन नाउअडेज। मतलब आप देखिए 9-10 इंडियन वुमेन का, 9-10, 11, 12, 13 तो शायद मतलब कोई देखा बहुत नहीं ही होगा आपने आज रेयरली, तक। हाँ, रेयरली किसी का आता होगा। 9-10 तो इसका जो बेसिक का होता है एडोलेसेंट एज में, इसीलिए बोलते हैं कि बच्चों के खाने का आप पहले से ध्यान रखो। जो 11, 12, 13 ईयर की एज में बच्चे ने कैसा खाया पिया है, उसी से ही फीमेल का हीमोग्लोबिन लेवल डिटरमाइंड होता है। क्योंकि हर महीने आपको फेस करना होता है पीरियड्स, हर महीने आपका ब्लड लॉस होता है, तो आपको एक हार्मोन लेवल मेंटेन करने के लिए एक एडोलेसेंट एज से ही प्रॉपर हेल्दी डाइट, थोड़ा बहुत आयरन सप्लीमेंट, प्रॉपर लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना, नींबू खिलाना, ये सब आपको शुरू से ही रखना होता है, तो आपका हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन रहता है। अदरवाइज एनीमिया इज वेरी कॉमन, मतलब क्योंकि फॉल्टी ईटिंग हैबिट पे बहुत ज़्यादा है, चाय ज़्यादा पी लेते हैं, सब्जियां नहीं खाते हैं, तो इन सबसे हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम ही रहता है इंडियन फीमेल्स। ओके, तो आप मतलब आप बताइए कोई भी 5 फूड दैट अ मदर शुड ऑलवेज गिव टू हर डॉटर। मुझे ही दे दीजिए एडवाइस आप ये कि ये तो देना ही देना है जरूर खाने में। देखिए, आदत डालें कि घर में खाना लोहे की कढ़ाई में बनाएं, क्योंकि सिंपल चीज़ है और उससे आपको बहुत अच्छा आयरन मिल जाता है। वैसे भी हम एल्यूमिनियम आजकल अवॉइड ही करते हैं, तो सबसे अच्छा है आयरन की वेसल में, आयरन की कढ़ाई में खाना बनाएं। नींबू खाने की आदत डालें, दाल में नींबू, अगर ऐसे नहीं खा पाते, नींबू पानी नहीं पी पाते, दाल में नींबू थोड़ा सा डाल के खाएं। फ्रूट में कोई भी एक फ्रूट, जैसे एप्पल, अनार अगर है आपके पास अवेलेबल, वो ज़रूर दें बच्चे को। और बाकी सभी चीज़ों में थोड़ा आयरन होता है, इवन पोहा आल्सो कंटेन आयरन, खजूर में भी होता है, आप मुनक्का भी खा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप रेगुलर इंटरवल पर बच्चे को दें, तो उससे उसका हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन रहता है। सब्जियों में भी आप बैंगन, हरी सब्जियां, पालक, उसको आप किसी भी फॉर्म में खिलाएं, पालक के पराठे बनाएं या पालक की सब्जी बनाएं, बट थोड़ा थोड़ा बच्चे को देते रहेंगे तो उसका हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन है। राइट। एंड मैम, वन मोर थिंग, लाइक आई वांट टू नो, जैसे कि कुछ खाना भी ऐसे होते हैं जिससे कि हमारा मेंस्ट्रुएशन जल्दी स्टार्ट हो जाता है, मेनार्के जिसको आपने बोला, तो वो कौन कौन से फूड है जो हमको अवॉइड करने चाहिए? कि ठीक है, अगर बच्चे को भले ही बहुत पसंद है, वो 5 दिन खा रहा है एक हफ्ते में, तो वो कौन सा फूड है जो हमको रिड्यूस करना चाहिए बिल्कुल डाइट में? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे खराब चीज़ है मैदा।
मैदा और अच्छा। उससे बनी हुई चीजें आपको बचपन से ही बच्चे को अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि बिस्किट, टोस्ट। अभी आजकल तो मोमोज, पास्ता, पिज्जा ये सब बच्चे खाते हैं, तो ये वो रेगुलरली डिमांड करते हैं। रूटीन है कि हम बिस्किट खा रहे हैं, रोज चाय से बिस्किट खा रहे हैं, दूध से बिस्किट खा रहे हैं, टोस्ट खा रहे हैं, तो वो आपकी भी अननोइंगली वो बॉडी में जाता ही रहता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है मैदा और शक्कर। मैदा और शुगर का इंटेक सबसे कम रहना चाहिए। अच्छा अच्छा, तो मैदा जितना कम से कम हो, एटलीस्ट वंस इन और अ वीक चल कोल्ड ड्रिंक सकता है। यू कैन से ना, ओके फास्ट फूड, जंक फूड एंड कोल्ड ड्रिंक। ओके, कोल्ड ड्रिंक भी बच्चे को हमेशा डिस्करेज करना चाहिए कि आप इसको बिल्कुल भी नहीं लो, ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा शुगर होता है, कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। ओके, राइट राइट, फाइन मैम। सो लाइक इफ यू टॉक अबाउट मैम लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स आफ्टर प्रेगनेंसी, जैसे कि नेक का पेन, बैक का पेन, क्या हम इन सब चीज़ों को लाइक रोक सकते हैं किसी लेवल तक? इफ आई जस्ट गो अबाउट विद इट, एक तो एंजाइटी, लो बैक पेन, फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ जिसको टोकोफोबिया बोलते हैं, पेरिनियल पेन, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये सारी प्रॉब्लम्स आती है आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी। तो इनको हम रोक सकते हैं या फिर ये होंगी इनमें से कुछ एक आध? नहीं होंगी नहीं, अगर आप लाइफस्टाइल प्रॉपरली मैनेज करते हैं तो सब काफी कुछ हद तक आप उसको मैनेज कर सकते हैं। जो आप बोल रहे हैं बैक एक और पेरिनियल पेन, तो हमारे क्या फीमेल्स एक्सरसाइज बहुत रूटीनली नहीं करती। देखिए वो या तो घर का काम करती हैं या वर्किंग होती हैं। इवन वर्किंग फीमेल जो एजुकेटेड है वो भी रूटीन में एक्सरसाइज बहुत लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम रोज देखते हैं, रोज पूछते हैं। तो अगर आप 15-20 मिनट्स रेगुलर एक्सरसाइज करें, इवन यू कैन डू योगा, तो उससे आपके बैक पेन, पेरिनियल पेन, सारे मसल्स, सारे जॉइंट मेंटेन रहते हैं। तो आप जो पोस्ट पार्टम एक्सरसाइज आप 2 महीने बाद स्टार्ट करें, तो आप बहुत सारी, इवन एंजाइटी, क्योंकि आपको पता है हैप्पी हार्मोन बोलते हैं, हैप्पी हार्मोन होता है डोपामिन, सेरोटोनिन, जो एक्सरसाइज से ही प्रोड्यूस होते हैं। तो एक्सरसाइज से आप फिजिकल और मेंटल दोनों वेलबींग अपनी बहुत अच्छी कर सकते हैं। आप डिलीवरी चाहे नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन, 2 मंथ्स बाद आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट विद योगा, मेडिटेशन एंड देन गो फॉर कार्डियो एंड वर्कआउट। तो आप फिजिकल, मेंटल फिटनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, पोस्टमार्टम जितने भी कॉम्प्लिकेशन है उनको 80% तक आप मैनेज कर सकते हैं। ओके ओके, राइट मैम। बट वो करना जरूरी है। जरूरी है, हाँ, फिजिकल वर्कआउट बहुत जरूरी है। इवन 20 मिनट पर डे सफिशिएंट इज सफिशिएंट फॉर मेंटल वेलबींग आल्सो। यस मैम, एंजाइटी भी एक्सरसाइज और योगा से ही कंट्रोल होती है, खत्म, क्योंकि आपके डोपामिन और सेरोटोनिन लेवल एक्सरसाइज से ही प्रोड्यूस होता है। ओके, तो अपना आप स्ट्रेस और वो सारी चीजें अपने आप उससे ही खत्म से हो जाती है। मैम लाइक विल हैव अ स्मॉल गेम विद यू, राइट? व्हाट एंड व्हाई। आप अपने पेशेंट से पूछते रहते हैं, वैसे काफी Yes, क्वेश्चंस आज हम आपसे बहुत सारे पूछ रहे हैं। सो लाइक इट विल बी व्हाट एंड व्हाई। मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगी, आपको एक चूज करना है एंड देन यू हैव टू टेल आल्सो कि आपने उसी को क्यों लिया है। सो द फर्स्ट वन इज स्मार्ट वॉच या डिजिटल वॉच। स्मार्ट वॉच। आपने पहनी भी स्मार्ट वॉच है तो मुझे लग रहा था, लेकिन क्यों स्मार्ट वॉच क्यों? Actually, I am comfortable with it because I can receive phone when I am examining patient, or तो I can attend more phone calls. हाँ, मींस आपके लाइफस्टाइल को ये हेल्प Suit आउट करता कर है। रहा है। Yes. ओके ओके। सो द सेकंड वन इज आपको कोई कैरेक्टर मिल रहा है जिससे आप मिल सकते हैं, आप हिस्टोरिकल कैरेक्टर लेना प्रेफर करोगे या फिर आप मैथोलॉजिकल कैरेक्टर लोगे? Mythological. कौन सा कैरेक्टर होगा? श्री राम। श्री रामचंद्र जी होंगे, ऐसा क्यों? आई एम इंस्पायर्ड, आई लाइक, मुझे श्री राम की जीवन और उनके आदर्श बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, बचपन से ही रामायण भी देखी, और पर्सनली भी आई फील कि वो एक आदर्श है आपको होने की। तो आप रिलीजियस भी काफी हैं, बहुत ज्यादा। ओके, आइसक्रीम और कचौड़ी? आइसक्रीम। आइसक्रीम क्यों? आप तो कोटा में रह रहे हैं और आप कचौड़ी नहीं खा रहे हैं। आई बिलोंग टू झालरापाटन। आई एम अच्छा, कोटा। मुझे आइसक्रीम ही पसंद है। आइसक्रीम स्पाइसी फूड में ज्यादा स्पाइसी नहीं खाते आप। ओके, राइट। अब हम बात करते हैं मैम, आजकल सोशल मीडिया पोस्ट डालने का जमाना बहुत ज्यादा है, तो आप सेल्फी लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं जनरल फोटो? आई लाइक जनरल फोटो। जनरल, ऐसा क्यों है फिर? सेल्फी क्यों नहीं, जनरल फोटो क्यों? अभी तक सेल्फी की बहुत ज्यादा आदत नहीं हुई, आप कह सकते हैं, और Okay. ज्यादातर फैमिली फंक्शन में ही जाते हैं तो सभी लोग साथ रहते हैं, तो कोई ना कोई मिल ही जाता है कि चलो, हाँ, और आप जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं Yes. तो कोई मिल ही जाता है कि चलो आप ले लो मेरी फोटो। हाँ, मैं अभी तक सेल्फी के लिए बहुत ज्यादा यूज्ड नहीं हूँ। ओके ओके, राइट मैम। सो लास्ट वन फॉर दिस राउंड, सपोज आपको ऑप्शन दिया जा रहा है फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, से सपोज दिस ईयर मे बी कमिंग ईयर, आपको या तो अपनी
मैरिज एनिवर्सरी या फिर आपको अपना बर्थडे ग्रैंड स्केल में सेलिब्रेट करना है, आप दोनों में से कौन सा ऑप्शन लेंगे? एनिवर्सरी। एनिवर्सरी। एनिवर्सरी क्यों? दो मतलब उसमें आपका हस्बैंड भी इन्वॉल्व होता है, आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व होती है, बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं, तो सभी इंजॉय करेंगे। ओके, सो आई मस्ट से कि आप फैमिली को पहले रखते हैं। यस, बिल्कुल। इजंट इट? हाँ, बिकॉज ऑफ माई फैमिली आई एम हियर टुडे। राइट From the वही है beginning. कि ये क्वेश्चन जो होते हैं एक्चुअली हेल्प अस टू नो द साइकोलॉजी आल्सो। तो मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ, आप फैमिली को ही पहले रखते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी, हाँ, क्योंकि that's फैमिली great, की वजह से आप यहाँ आए, तो आपको फैमिली के साथ ही रहना है और आप उसके बिना कुछ भी नहीं है। फैमिली एंड फ्रेंड्स आर मस्ट फॉर योर लाइफ। बट मैम देखिए, जैसे बीइंग अ वुमेन, राइट, लाइक आई एम आल्सो देयर वर्किंग आल्सो, कई सारी चीजें होती है हम हैंडल करते हैं, लेकिन कहीं पे मुझे लगता है कि हमको खुद को प्रायोरिटी भी देनी चाहिए। यस, एक तो मी टाइम बहुत जरूरी होता है कि मैं अपने लिए पूरे दिन में 24 घंटे में से मैं कुछ टाइम निकालूं अपने लिए, ये बहुत जरूरी मुझे लगता है। नहीं, बहुत मे बी जरूरी है। आई एम रॉन्ग और व्हाट, आई डोंट नो, No, no. बट हाँ, थोड़ा टाइम अपने लिए जरूर निकालो कि कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा भैया इस टाइम पे। सो दैट इज माय टाइम टू एंजॉय। सो मैम, लाइक इफ आई टॉक अबाउट द वेट गेन, मतलब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है, मिथ रहता है, बहुत सारा फेस भी करना पड़ता है एट टाइम्स लाइफ में। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम व्हेन वी आर पुटिंग ऑन द वेट, सो इट्स गुड एंड इट्स नेचुरल ऑल्सो, होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप वेट गेन कर रहे हैं सो दैट मीन्स यू हैव अ हेल्दी बेबी अराउंड। प्रेगनेंसी के बाद वेट गेन उतना रहता ही है, मतलब थोड़ा बहुत ही कम होता है। और ये होता है कि कई बार हम ये देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं कि जस्ट आफ्टर 3 months 4 months आप उनसे मिलोगे एंड देयर बैक टू देयर शेप, मतलब लगता है एकदम से यार अचानक से क्या मिराकल हो गया, जादू हो गया, एकदम से आपका वेट सारा खत्म हो गया। कुछ लोगों का 2-3 साल के बाद जाता है, कुछ लोगों के साथ तो ये होता है कि मैम लाइफ लॉन्ग दे कैरी द वेट। तो ऐसा क्यों होता है, और आप अगर आप कुछ बता पाएं कि हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम? देखिए, प्रेगनेंसी में वेट गेन होता ही है। 10 to 12 kg वेट गेन होना नॉर्मल है। 10 से 12 किलो एक हेल्दी प्रेगनेंसी में हो जाता है। अब कुछ लोगों का 20-25 kg वेट गेन हो जाता है, 30 kg, तो इट्स नॉट नॉर्मल, क्योंकि उनको क्या लगता है प्रेगनेंसी में जो मन है खाओ, जो मन है हमें खाना है, मीठा खाना है, कचौरी खानी है, तला हुआ खाना है, तो ठीक है, मन होता है आपको थोड़ा बहुत खाना चाहिए, वो अच्छी बात है, क्योंकि प्रेगनेंसी भी एक हैप्पी जर्नी है लाइफ की, तो आपको पसंद का भी खाना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि आप उसी पे इतना फोकस करें कि आप बहुत एक्सेसिव वेट गेन करते जा रहे हैं। तो आपको थोड़ा अपनी ईटिंग हैबिट, अपनी एक्सरसाइज, थोड़ा वॉक, वो सब अगर आप मेंटेन करके चलेंगे और आप एक हेल्दी 10 to 12 kg वेट गेन करेंगे, तो आपको बाद में प्रॉब्लम कम आएंगी, क्योंकि डिलीवरी के बाद 3 to 4 kg तो कम हो जाएगा। थोड़ा बहुत आपका ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड में कम हो जाता है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग भी वेट रिडक्शन में हेल्प करती है। अगर आप रेगुलरली 6 months तक ब्रेस्ट फीड कराते हैं आपके बेबी को, तो वो आपको वेट रिडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। उसके बाद आता है एक्सरसाइज, आपने किस स्टेज पे स्टार्ट करी या नहीं करी। अगर कुछ लोग 2 to 3 months के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं, तो वो अपने वेट को जो उन्होंने बढ़ाया वो 3, 4, 5, 6 month में वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे आ जाते हैं। राइट। कुछ लोग जो एक्सरसाइज फ्रेंडली नहीं होते हैं, और कुछ लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बच्चा सोता नहीं है ऐसे करके, तो वो और वेट पुट ऑन भी कर लेते हैं और उनका वो चलता भी रहता है। तो वो आपके लाइफस्टाइल पे, आपकी हैबिट्स पे डिपेंड करता है कि आप अपना वेट कम कर सकते हैं, कम हो सकता है, आप उसके लिए कितने विलिंग हैं उस पर डिपेंड करता है। राइट मैम, राइट। और मैम देखिए, एक चीज भी रहता है, लाइक जैसे ही आपको पता चलता है यू हैव कंसीव्ड, तो आप शायद 2 रोटी खाते हो, देन देयर इज अ फैमिली प्रेशर आल्सो कि आप 4 खा। मतलब ये क्वेश्चन मुझे बड़ा लगता था यार, मतलब द वन हु इज देयर, अभी वो क्या साइज होगा उसका, कितना सा साइज होगा, वो 2 रोटी मैं खा रही हूँ, वो 2 खा जाएगा क्या? तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज रहती है। ये है ना? थोड़ा फैमिली प्रेशर रहता है, बट वो हाँ जी, आपको थोड़ा मैनेज करना, बट यू हैव टू बैलेंस इट Balance. अराउंड, राइट मैम? ओके, फाइनली मैम, आई जस्ट वांट कि आप एक मैसेज दे सके हमारे व्यूअर्स को फॉर अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल, स्पेशली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम। अच्छा खाएं, अच्छा देखें, अच्छा पढ़ें, बहुत पॉजिटिव सोचें और खूब खुश रहें, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू। थैंक यू मैम फॉर बीइंग इन आवर शो कॉन्वर्सेशन विद सुप्रिया। आज का सेशन आपका बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, बहुत सारी अवेयरनेस थी, एंड इवन मैं ये भी बोलूँगी कि मेरे ही कई सारे क्वेश्चंस थे विच यू हैव आंसर्ड सो नाइसली मैम। थैंक यू सो मच मैम। Okay. Thank you so much, Supriya. The pleasure is all mine. Thank you. So what I have learned in today's podcast is, in spite of being educated, in spite of thinking about moon and going to Mars, we are in the clutches of myths and misconceptions.
कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमको पता ही नहीं होती है, या जिसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास सिर्फ आधी ही होती है। कई सारे सोशल टैबूज होते हैं, स्टिग्मास होते हैं, या हम सिंपली उनको शेम का भी नाम दे देते हैं। सो टुडेज सेशन told me all about this. So I'm really grateful to our guest of today's show. Do like, share, and subscribe. And please do remember to give your valuable feedback through the comments. Thank you so much.